गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट JRF ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1 जून 2023 का क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, देखने की आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय M.N. श्रीनिवास रिगार्डिंग कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ओके, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट M.N. श्रीनिवास ने नहीं बोली है कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट इन इंडिया। सेकेंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिएटेड हर्डल ऑन द वे टू कास्ट सॉलिडेरिटी। थर्ड, देयर वॉज इवन वर्टिकल सॉलिडेरिटी बिटवीन कास्ट। फोर्थ, देयर वॉज कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल इकोनॉमी स्पेयर। इनमें से जो नहीं बोला है उस पर आपको टिक लगाने हैं, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये है आपकी प्रिपरेशन देखने का कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, जिस बेसिस पे हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट 8 का है। तो आज का हमारा टॉपिक्स है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कास्ट रहेगा। उस सबको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट पॉलिटिकल साइंस एंड UGC नेट से रिलेटेड जितने भी आपके अपडेट्स हैं वो सब आपको ऑन टाइम मिलते रहें। एंड जो ये टॉपिक है ये आपका UGC नेट का तो एक सब टॉपिक है ही, प्लस अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तब भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम इसमें पूरे डिटेल में एंड जो PYQ आई है उसके बेसिस पे आपका ये फॉर्म किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती क्या है। ओके, इनको अगर मैं 2 पार्ट्स में अलग अलग समझूँ तो समझना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। आइडेंटिटी क्या होती है? अपनी पहचान लोगों के नाम से होती है। ओके, वो किस जगह पे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस नेशनैलिटी के हैं, इन सब चीज़ों से पहचान होती है। जब यही पहचान पॉलिटिक्स में चली जाती है, पॉलिटिक्स इससे जानी जाती है, तो वो क्या हो जाती है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसको रेफर करती है? पॉलिटिकल पोजीशन को बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप विद विच पीपल आइडेंटिफाई, जिससे कि लोग जाने जाते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंक्लूड द वे इन विच पीपल्स पॉलिटिक्स में बी शेप्ड by aspects of their identity through loosely correlate social organization. For example, include social organization based on age, social class, caste, culture, dialect, disabilities, education, ethnicity, language, nationality, sex, gender identity। तो ये सारे हैं जिससे आइडेंटिटी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल है जेंडर के बेसिस पे लोगों को जब जेंडर के थ्रू जाना जाता है, ओके, उनके क्लास के थ्रू कि वो पुअर क्लास के, मिडिल क्लास के, रिच क्लास के हैं, जब उन्हें उनके कास्ट के थ्रू जाना जाता है, लाइक ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनके बेसिस पे जब उन्हें जाना जाता है एंड इसके बेसिस पे जब वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक ब्राह्मण का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, शूद्र का कम हो। पहले अगर हम देखें तो पहले शूद्र और वैश्यों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको साथ में बिठाया भी नहीं जाता था। जब ये आपके पॉलिटिक्स में आ जाती है, डे टू डे लाइफ में आ जाती है, वो क्या बन जाती है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन जाती है, जिसके अलग अलग वेरियस हैं। नेशनैलिटी के बेसिस पे भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, सेक्स के बेसिस पे भी होती है एंड आपके कास्ट के बेसिस पे भी होती है। इस क्लास में हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो कास्ट के बेसिस पे होती है उसमें जो मेन थिंकर्स हैं एंड कुछ PYQs हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आप हिंदी में भी देख लीजिए। यह एक ऐसी राजनीतिक पद्धति को दर्शाता है जो लोगों की पहचान से जुड़े सामूहिक समूह के हितों और दृष्टिकोण पर आधारित होती है। ओके, पहचान राजनीतिक में शामिल होते हैं उन तरीकों को जिनमें लोगों की राजनीतिक उनकी पहचान के पहलुओं द्वारा प्रभावित हो सकती है। कास्ट की हिस्ट्री क्या रही है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है, कुछ दशकों पहले आया है लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना ये नहीं है। इसमें क्या किया हुआ है? सोशल डिवीज़न कर ली गई है उनके कास्ट के बेसिस पे, जिसमें ऑक्यूपेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसका काम जैसे उसी के अकॉर्डिंग उनकी कास्ट बना दी गई। फिर उनको एक हायरार्की में लगा दी कि सबसे ऊपर कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो पहले वर्ण हुआ करते थे, वर्ण
पहले कास्ट नहीं होती थी, जाति नहीं होती थी, वर्ण होते थे। जो वर्ण हिंदू सोसाइटी में मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो इन चारों में थे। जब अलॉन्ग अ टाइम ये जो वर्ण है वो अबॉलिश होते गए, इन्हीं में न्यूमरस ऑफ कास्ट बनती गई, जिसमें आज के डेट में अगर बात करूँ 3000 प्लस में जाती होंगी इंडिया में। ओके, तो ये हिस्ट्री है कास्ट के कि कास्ट कैसे इवॉल्व। अब हम देख लेते हैं जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में। वो इलेक्टोरल प्रोसेस को, गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है। कास्ट के काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, वो देख लेते हैं। अब पहला है वोटर मोबिलाइजेशन। देखिए, जो वोट लिए जाते हैं मतदाताओं से, उसका एक रीज़न, वो कलेक्ट करने का एक रीज़न कास्ट में बनती है। कास्ट के बेसिस पे भी काफ़ी सारे वोट कलेक्ट किए जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, खुद को स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप से कनेक्ट कर लेती हैं एंड अपने वोट को सिक्योर कर लेती हैं कि उन कास्ट से वो वोट वहीं से उनको मिले। अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो यूपी में है, वो क्लियर कट उसका जो है वोटर मोबिलाइजेशन का जो मेन फैक्टर है वो कास्ट ही है। दलित जाति के लोगों पे अपना प्रभाव जमा के कास्ट के बेसिस पे वहाँ से वो वोट कलेक्ट करती है एंड सिक्योर फील होती है कि मतलब यहाँ से मुझे वोट मिल ही जाएंगे। तो कास्ट को अगर हम देखें तो जब भी वोट दिए जाते हैं तो उसमें कास्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है कि अगर मैं इस कास्ट का हूँ तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुझे इस कास्ट के लोगों के वोट मिल जाएंगे। ओके, सेकंड है पॉलिसी एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, इसमें हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम जो हमें कास्ट दिखती है पॉलिटिक्स में उसकी बात कर रहे हैं। इसमें पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन में देखिए, जितने भी पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें से कुछ पॉलिसीज़ जो बनती हैं उनका एम ही होता है पर्टिकुलर कास्ट की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको रिजर्वेशन एक्सेट्रा दिया जाता है। जैसे अपने इंडियन सिस्टम में रिजर्वेशन दिया हुआ है, एससी को दिया हुआ है, एसटी को दे रखा है एंड अदर कास्ट है ओबीसी, उनको भी दिया हुआ है। तो वो जो डिसएडवांटेज कास्ट हैं उनका एडवांटेज हो सके, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। सो इस तरीके से एंड और भी अदर मेथड से हमें कास्ट अपनी पॉलिटिक्स में दिखाई देती है। इसमें जो मेजर थिंकर्स हैं, जहाँ से स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे सो दैट कि आप वो उस क्वेश्चन का आंसर अलॉन्ग विद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके जून 2024 में या आगे बनेंगे उनकी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। कास्ट में जो सबसे मेन थिंकर माने जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में वो आपके रजनी कोठारी हैं। रजनी कोठारी की एक बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब हर साल क्वेश्चन आता ही है एंड आप अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको पता ही होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कास्ट पे मतलब इन्होंने इंडियन पॉलिटी पे इतना कुछ काम किया है कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में इनकी स्टडी काफ़ी अच्छे लेवल पे कराई जाती है एंड यूजीसी से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये बुक 1970 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने बेसिकली कास्ट एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है वो बताया है एंड इसमें उन्होंने चैलेंज किया है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को, जो अलग सेपरेट कर दिया गया है ना कि ट्रेडिशन ये है, मॉडर्निटी ये है, दोनों को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है। तो रजनी कोठारी कहते हैं कि नहीं, इसमें इंटरकनेक्शन है एंड आगे भी रहेगा। तो हम जो क्लियर कट सेपरेशन करते हैं ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का कि वो पॉसिबल नहीं है। उसको वो कहते हैं कि जो मॉडर्निटी आई है, लाइक हमारी डेमोक्रेसी हो गई एंड जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गई, आपके मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि इनमें भी ट्रेडिशन के कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं, उनको मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल है, देखिए, जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं जो किसको इंडिकेट करते हैं, मॉडर्निटी को, उसमें भी कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। में क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनाती हैं, कैंपेन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी क्रिएट करती हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के लिए है। वो उस कास्ट ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके लिए वो अपना एजेंडा रखते हैं कि हम आएंगे तो हम आपकी कास्ट के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। सो इससे क्या, वो एक अटेंशन ले रही है पर्टिकुलर उस कास्ट का एंड उस कास्ट के जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं। ओके, जिसमें आप सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं
पार्लियामेंट या जुडिशियरी का अगर देखें तो वो भी मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आपको कास्ट फैक्टर दिख जाएगा, उसमें भी जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है वो आपको दिख जाएगा। लाइक रिजर्वेशन सिस्टम, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन सिस्टम है, 1/3 आपके वुमेन को दिया हुआ है, उसमें SC ST का रिजर्वेशन है। तो वो जो रिजर्वेशन है वो किस बेसिस पे है, वो जेंडर बेसिस पे, वो कास्ट बेसिस पे, और ये कास्ट और जेंडर कौन से हैं, आपके ट्रेडिशन फैक्टर्स हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें भी जो आपका मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आपके ट्रेडिशनल नॉर्म्स दिख जाते हैं। वो कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, एक अफर्मेटिव एक्शन ही है लोअर कास्ट के लिए कि उनको एक मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क दिया जा रहा है कि वो अपने कास्ट स्ट्रक्चर हायरार्की को प्रमोट करके सोशल जस्टिस को ला पाएँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो रजनी कोठारी हैं वो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का जो क्लियर कट सेपरेशन है उसको नकारते हैं एंड उसमें अपना ये पॉइंट देते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो एग्जाम्पल के साथ आप समझ चुके हैं। ये रजनी कोठारी कहते हैं मतलब दोनों का मिक्सचर आया है जिसमें हमें मॉडर्निटी के साथ साथ ट्रेडिशनल फैक्टर भी दिखते हैं। सेकंड जिसकी वो बात करते हैं, हाउ कास्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ पॉलिटिशियन मोबिलाइज कास्ट आइडेंटिटी टू कंसोलिडेट पावर। मतलब इसमें वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद को पावर में रखने के लिए, खुद को कंसोलिडेट करने के लिए किस तरीके से कास्ट का यूज़ करती हैं बिना पोलराइजेशन, मतलब बिना फुल सपोर्ट के। मतलब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। लाइक हम समाजवादी पार्टी का एग्जांपल लेते हैं जो यूपी में है, ठीक है। इसमें मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं जहाँ से इनको वोट मिलते हैं वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, स्पेशली यादव क्लास से इनको वोट मिलते हैं। ओके, सो ये पार्टी कंसोलिडेट कर रही है, मतलब ये पार्टी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी काफ़ी लंबे टाइम से पावर में है, यूपी में काफ़ी टाइम से ये जीतती हुई आती है। सबका कंसोलिडेशन इसके पास नहीं है, इसके पास मेजरली जो कंसोलिडेशन है वो पर्टिकुलर ग्रुप का है, पर्टिकुलर कास्ट का है। उस बेसिस पे भी ये एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बनी हुई है काफ़ी लंबे टाइम से। तो रजनी कोठारी कहते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में दूसरा इस तरीके से है, जो नंबर ऑफ़ पार्टीज़ हैं वो किसी पर्टिकुलर एक कास्ट से जुड़ी हुई हैं एंड उनको ये पता है कि वहाँ से उनको वोट मिलने ही मिलने हैं। सो वो पार्टी में तो रहेंगी ही रहेंगी, पार्टी से नहीं हटेंगे। तो इस तरीके की काफ़ी सारी पार्टी है कि कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं होने के बावजूद भी वो पार्टी में बनी हुई है, क्योंकि उनका जो मेन मतलब उनका जो मेन फोकस है वो पर्टिकुलर कास्ट पे है, उनके हितों पे है, जहाँ से उन्हें हर साल वोट मिल जाते हैं। सो यही चीज़ अब आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। रजनी कोठारी ने भारत में जाति और राजनीति के बीच के जो जटिल संबंध हैं उनको खोजा है और उसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच के विभाजन को प्रतिकूल ठहराया है। मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, विभाजन सही तरीके से नहीं किया हुआ है। लोकतांत्रिक राजनीति के संदर्भ में आधुनिकीकरण केवल पारंपरिक से आधुनिक की ओर स्थानांतरण नहीं है, मतलब पहले हम परंपरागत थे अब आधुनिक बन गए, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पुराने और नए तत्वों को एक साथ जोड़े हुए है, जिसका लोकतांत्रिक समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण है एंड उसमें विभिन्न संरचनाओं का एकीकरण होता है। ओके, एंड वो आगे कहते हैं कि उन्होंने जाति संरचनाओं को कैसे राजनीतिक संगठन के लिए आधार प्रदान किया, मतलब जो जाति संरचना है वो कैसे उस आधार पे उस राजनीतिक में बने हुए हैं, राजनेता कैसे शक्ति को समेटने के लिए जाति की पहचान को जुटाते हैं। उसमें वही एग्जाम्पल आपका यूपी में समाजवादी पार्टी का है, जिनको मेन रूप से जो वोट मिलता है वो ओबीसी की तरफ से मिलता है, यादव पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनका जो मेन समर्थन है जहाँ से वो पार्टी आई है वो यादव की तरफ से ही है। ओके, कोठारी काफ़ी सारे जो पर्सपेक्टिव हैं लाइक जिसमें रिडक्शनिस्ट व्यू आ गया एंड आपका इंस्ट्रूमेंटल व्यू आ गया, उनको भी अपोज करते हैं, क्योंकि वो उसमें कास्ट एंड पॉलिटिक्स में एक संबंध नहीं बिठा पाते हैं, उसको वो अपोज करते हैं। तो वो कहते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में हमें कास्ट ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर दिखते हैं, कास्ट फैक्टर होते हैं, इसलिए इनमें एक रिलेशनशिप होता है जिसको नकारा नहीं जा सकता है।
कि रिडक्शनिस्ट मेनली क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एक फैक्टर के बेसिस पे ही कुछ एनालाइज करते हैं। लाइक मुझे वोटिंग पैटर्न को एनालाइज करना है तो उन्होंने ओनली कास्ट फैक्टर ले लिया। अब उसमें ओनली कास्ट फैक्टर तो नहीं आ सकता, उसमें आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, पॉलिटिकल बिलीव्स भी आ जाएंगे, रीजनल इन्फ्लुएंस भी आ जाएंगे। लाइक आप एक पर्टिकुलर कास्ट से, सपोज आप यादव कास्ट से, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। ओके, मेन चांस है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दें, लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आप पढ़ ले, आपको पता है कि वो आपके हित में काम नहीं कर रहे, बस वो आपकी कास्ट के, तो आप नहीं देंगे। आपके पॉलिटिकल बिलीव्स, आपको पॉलिटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है एंड आपके रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं, तो आप उनके बेसिस पे भी जो आपका डिसीज़न होगा, आपका वोट होगा, वो बदल सकता है। सो जब बात की जाती है रिडक्शनिस्ट की, तो वो पर्टिकुलर एक बेसिस पे ही एनालाइज करते हैं। तो कोठारी कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, हमें कास्ट एंड पॉलिटिक्स में रिलेशन होता है, उसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये जाति का राजनीतिकरण, कि जाति का अपना राजनीतिकरण हो गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी एडवांटेज के लिए कास्ट आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के लिए, अपने आप को पावर में रखने के लिए कास्ट बेसिस पे सपोर्ट लेते हैं। ओके, लाइक एक एग्जांपल इसमें आप डीएमके का ले सकते हैं, जो तमिलनाडु की पार्टी है। डीएमके जो मेन कैंपेन रखती है वो नॉन ब्राह्मण कास्ट लोगों के लिए रखती है, एंड जो उसको वोट्स मिलते हैं ना, वो वहीं से मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर वोट्स वहीं से मिलते हैं। एंड जो डीएमके है काफ़ी पुरानी पार्टी और आज तक भी अस्तित्व में है एंड काफ़ी अच्छी सपोर्ट के साथ है। तो वो कहते हैं कि जो नेता होते हैं, नेता क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट आइडेंटिटी से खुद को लिंक कर लेते हैं एंड अपने वोट को सिक्योर कर लेते हैं। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम दिया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टर्म रजनी कोठारी ने वन पार्टी डोमिनेंस को डिफाइन करने के लिए दिया। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर रहे हैं 1952 के फर्स्ट इलेक्शन से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी ही मेजर, उसमें कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट में रही थी, तो उस टाइम पीरियड को वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है एंड उसको वो कहते हैं रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम। सो कोठारी इस टर्म को यूज़ करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी को डिफाइन करने के लिए। वो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटी मॉडर्न एस्पेक्ट होने के साथ साथ इसमें ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी हैं। सो इन दोनों का जो मिक्सचर करते हैं, ड्यूअल नेचर है, उसको वो एक नाम से बोलाते हैं, वो है जेनस लाइक मॉडल। जहाँ से क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था एमएन श्रीनिवास का कास्ट पे, यहाँ से 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें एक मैं आपको दिखा चुकी हूँ एंड आगे भी मैं आपको बताऊँगी। तो एमएन श्रीनिवास की एक बुक है कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, ये 1996 में पब्लिश हुई है। इसमें उन्होंने जो 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी के आसपास मॉडर्न इंडिया में कास्ट के बेसिस पे जो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसमें उन्होंने उसकी बात की है। कहते हैं कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे सिस्टम में सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कास्ट फैक्टर जो एक ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अडेप्ट हुआ है एंड कैसे उसमें चेंजेस हुए हैं। अपनी इस बुक में वो ये सारी चीज़ की बात करते हैं, जिसमें एक वो कॉन्सेप्ट देते हैं सेंस्क्रिटाइजेशन का। सेंस्क्रिटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं या जिनको एडवांटेज नहीं थी, वो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए अपने सिचुएशन को चेंज वो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि काम के बेसिस पर उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया। एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि अगर वो सेम कास्ट में रहते तो मे बी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, वो अपनी एक पोजीशन हाई लेवल पे नहीं ला पाते, इसलिए वो क्या करते हैं सेंस्क्रिटाइजेशन के प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसमें लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट की तरफ मूव ऑन होने लगते हैं एंड उसमें जाके अपना एक सोशल स्टेटस बना लेते हैं। वो एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के आसपास सेंस्क्रिटाइजेशन काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ था। जो लो कास्ट के लोग थे वो अपने रिचुअल्स को, अपने कस्टम को चेंज करके जो हाई क्लास के लोग करते हैं वैसा करने लगे थे। ओके, सेकेंडली वो बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट की। तो वो कहते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो पर्टिकुलर कोई एक कास्ट नहीं है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अलग अलग सिग्निफिकेंट डोमिनेंट कास्ट मिल जाएंगी। ओके,
कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इसमें वो यही बताते हैं कि जैसे जैसे अपनी पॉलिटिक्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कास्ट में भी चेंजेस आने लगे हैं, कास्ट भी मोबिलाइज हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो कास्ट बेस पे दिखाई देती है। कास्ट कंटिन्यू रहा है पॉलिटिकल आइडेंटिटी को शेप करने में मॉडर्न इंडिया में। श्रीनिवास बात करते हैं अपनी इस बुक में कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कास्ट बेस पे है, चाहे हम एजुकेशन में ले लें, एम्प्लॉयमेंट में ले लें या पॉलिटिक्स में ले लें। तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी क्या आपको इंडिकेट करती है? कास्ट फैक्टर। तो ये भी कहते हैं कि जो कास्ट है वो मॉडर्न पॉलिटिक्स से गायब नहीं हुई है, प्लस अपना वजूद और उसने स्ट्रॉन्ग किया है। भी हिंदी वाले बच्चों के लिए उनकी बुक का नाम प्लस आधुनिक भारत में जाति की क्या इन्वॉल्वमेंट है, संस्कृतिकरण, प्रमुख जाति क्या होती है, जाति और राजनीतिक एंड आरक्षण नीति। जो हम देख लेते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, इन्होंने भी कास्ट के ऊपर बात की, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, जिसमें रुडोल्फ एंड रुडोल्फ कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पूरी बुक का नाम है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली इसमें जब वो बात करते हैं तो जो कास्ट मोबिलाइजेशन है वो कहते हैं कि 3 बेसिस पे हुआ है। वो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ इसमें बात करते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था तो उसमें जो ट्रेडिशन फैक्टर है कास्ट, वो क्या सेम ही रहा है या उसमें मॉडर्नाइजेशन के टाइम कुछ चेंज आया। तो वो मेनली 3 टाइप का बताते हैं। एक में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन हुआ, एक होता है वर्टिकल मोबिलाइजेशन, एक है डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन। इन 3 मोबिलाइजेशन की वो बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन में क्या है, ये रेफर करता है कास्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंगल लेवल ऑफ सोसाइटीज़ में ही। ओके, इसमें आपके सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो 2 कास्ट रुडोल्फ एंड रुडोल्फ बताते हैं जिनका हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन हुआ है, एक नागर्स हैं, एक बनियार्स। ये 2 कास्ट हैं जिनका हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन हुआ है। जब वर्टिकल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स में वर्टिकल मोबिलाइजेशन का मतलब है या तो सोशल हायरार्की में मूव अप होना या मूव डाउन होना। ये जो मोबिलाइजेशन हुआ था ये सोशल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हुआ था कास्ट सिस्टम में, जिसमें आपका एजुकेशन फैक्टर आ गया, इकोनॉमिक सक्सेस आ गई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया। थर्ड है डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन। डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन में अलग अलग तरीके से मोबिलाइज हुआ है, या तो वो फ्यूज़न के थ्रू हुआ है, मतलब स्प्लिट्स हो गए कास्ट, अलग अलग कास्ट स्प्लिट्स हो गई, या फ्यूज़न हो गया कि एक साथ आ गए। ओके, अलग अलग कास्ट के लोग थे एक साथ आ गए। और फ्यूज़न होता है मतलब एक ही कास्ट के लोग 2 अलग कास्ट में डिवाइड हो गए, मतलब और सब डिवीज़न होना। एंड फ्यूज़न अलग अलग कैटेगरी एक साथ आनी। डिकम्प्रेशन हो गया, ओके, मतलब जो रिजिड स्ट्रक्चर था वो नहीं रहा अब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे हमारा मॉडर्निटी हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वैसे ही कास्ट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। सो अब लास्टली हम देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में दिया था, हम आंसर देख लेते हैं। जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि एम.एन. श्रीनिवास जी ने कौन सी स्टेटमेंट नहीं दी है। सो आंसर इसका ABC स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने नहीं बोली है, लास्ट वाली ही उन्होंने बोली है। ABC की बात नहीं की है उन्होंने, संस्कृताइजेशन की बात की है। सो वो संस्कृताइजेशन की जो डेफिनेशन है जो हमने एम.एन. श्रीनिवासन के टाइम पे की है वो इन तीनों को अपोज करती हैं। तो उन्होंने सॉलिडारिटी की बात नहीं की, उन्होंने संस्कृताइजेशन की बात की, ना हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी की बात की है, ना ही वर्टिकल सॉलिडारिटी की बात की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।